हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी अभी जो है आरआरबी आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है, इसकी पहली शिफ्ट। और अभी सेकंड शिफ्ट जो है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कितने और टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी मैं इसमें कवर कराने वाला हूं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितने भी शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हों उन सभी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप तक लेके आऊँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ मिलते रहे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? ठीक है, जिस स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है उसने सिर्फ क्वेश्चन ही दिए हैं, तो इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाले हैं और ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं रखे गए हैं। तो कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन के बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में आया था 1946 में। ठीक है, तो 3 सदस्य इसमें शामिल थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और दूसरे जो सदस्य थे इसमें वो थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अलेक्जेंडर। और तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था सर स्टीफन क्रिप्स, सर स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था सन 1942 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन से रिलेटेड एक और जानकारी जो आपको याद रखनी है वो ये कि इस मिशन ने ही भारत में संविधान निर्माण के लिए जो है स्वीकृति दी थी। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए जो है स्वीकृति दी थी। और इसी मिशन के तहत जो है 9 दिसंबर 1946 में हमारी संविधान की पहली बैठक जो है वो की गई थी। संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में अंतिम बैठक हुई थी, यानी इस समय तक संविधान जो है हमारा बन गया था। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लागू हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। कितना समय लगा था संविधान निर्माण के लिए, ये आपको याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी 3 साल से कम समय लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि भारत रत्न 2019 किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिए ये 3 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न, जिसमें पहले थे संगीतकार थे जिनका नाम था भूपेन हजारिका। ठीक है ना, हजारिका, भूपेन हजारिका। और दूसरे जो थे वो थे राष्ट्रपति, वो थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, जिनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया। और तीसरे जो थे वो एक समाजसेवी थे, समाजसेवी जिनका नाम था नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। ठीक है, इनको जो है दिया गया। और राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूं कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि रामनाथ कोविंद जो है ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आपको याद रखना है ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति इस समय कौन है, तो याद रखना है एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो याद रखना है आपको 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आपसे प्रधानमंत्री पूछ सकता है, इस समय है नरेंद्र मोदी, और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखना है आपको ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, 13वें नंबर पे उपराष्ट्रपति और 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि कितने केंद्र शासित
प्रदेश हैं, यहाँ पर राज्य लिख गया है, प्रदेश हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7, ठीक है। 2 नए ऐड हुए थे, कौन कौन से, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, और ये तो पहला हुआ, और दूसरा जो था वो था लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो टोटल हो गए थे 9। लेकिन जो दमन और दीव है, ठीक है, दमन और दीव, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, और दादर नगर हवेली, इनको जोड़ दिया गया और एक राजधानी बना दिया, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो इससे अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब हो गई है 8, ठीक है। तो 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो है इस हाल ही में जो है अभी 370 को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 370 हमारे भारतीय संविधान का है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि 35A किससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के पहले उपराज्यपाल जो है वो बनाए गए थे GC मुर्मू, याद रखें, GC मुर्मू पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन रहे, तो ये आपको याद रखना है, वो रखना है RK माथुर, RK माथुर। लेकिन अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो याद रखें GC मुर्मू जो हैं बदल चुके हैं, इसकी जगह पर अब जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है सबसे पुराना बांध पूछा गया था, सबसे पुराना बांध, ठीक है। तो सबसे पुराना बांध जो है वो माना जाता है कलानाई बांध को, ठीक है ना, कलानाई बांध को। कहाँ पर है कलानाई बांध, ये बांध जो है वो है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है ना, कावेरी नदी पर है। और मैं बता दूं कि इसे किसने बनाया था, ये तो चोल राजाओं ने बनाया था, ठीक है ना, चोल राजाओं ने बनाया था, जिसका नाम था करिकाला चोल, ठीक है ना, करिकाला चोल जो राजा थे चोल वंश के, उन्होंने ये कलानाई बांध जो है वो बनवाया था। कहाँ पर, तो कावेरी नदी पर इसे बनाया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा बांध, ठीक है ना, बड़ा बांध अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपका आंसर होगा भागड़ा नागल बांध, ठीक है ना, भागड़ा नागल बांध, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे लंबा बांध पूछे, एक चीज़ और, कि भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर है। और सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। सबसे लंबे बांध की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर। महानदी कहाँ पर है, तो महानदी कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का शासनकाल पूछा गया था कि शाहजहां का शासनकाल कब से रहा। देखें लोग क्या करते हैं, अकबर का याद रखते हैं, बाबर का याद रखते हैं और औरंगजेब का याद रखते हैं। देखो यहाँ से 20 में पूछ लिया गया कि शाहजहां का शासनकाल बताइए। तो शाहजहां के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक, ठीक है, 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। लेकिन आपसे बाबर का आगे पूछ सकता है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखें 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा। हुमायूं का आपको याद रखना है, हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से लेकर के 1556 तक, ठीक है। नेक्स्ट रहा शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं के शासनकाल के बीच में रहा था, ठीक है ना, यानी कब से कब तक, तो याद रखना है 1540 से लेकर के 1545 तक, 1540 से लेकर 1545 तक, ठीक है, शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था। फिर अकबर का, फिर अकबर जब आया, अकबर का शासनकाल याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है, 1556 से लेकर के 1605 तक। जहांगीर का भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, रेलवे में कुछ भी पूछ सकता है। अभी NTPC एग्ज़ाम, ग्रुप डी का कई एग्ज़ाम बाकी हैं, तो वो ज़रूर टफ से टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो 1605 से लेकर के 1627 तक
जो शासनकाल रहा था वो रहा था जहांगीर का शासनकाल। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और ताजमहल के जो स्थापत्य कलाकार थे वो कौन थे। ठीक है ना, स्थापत्य यानी कि ताजमहल के निर्माणकर्ता बोल सकते हो आप इन्हें, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉपी में सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और हुमायूं के शासनकाल को याद रखें, हुमायूं के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसी के काल में ही जो है लाल किला, ताजमहल और कई प्रकार की जो है इमारतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और बाबर से रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रख लेना है, वो ये कि बाबर को जो उपाधि मिली थी वो कलंदर की उपाधि थी। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई कि कलंदर की उपाधि किसे मिली है मुगल साम्राज्य में, तो वो थी बाबर को मिली थी। बाबर ने ही पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक है, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो डेट क्या थी, डेट भी आपको याद रखनी है, वो डेट थी 21 अप्रैल 1526। 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने भारत में, और मैं बता दूं भारत कह रहा हूं, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 5 बार आक्रमण किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया इसमें। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका नाम था जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। कोविड-19 का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्थो कोरोना वीरिनई। ठीक है, ऑर्थो कोरोना वीरिनई कोविड-19 का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो कोरोना 90 जो बीमारी है ये किस वायरस से होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 नामक वायरस से ये होता है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 11 मार्च 2020 को जो है इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। वैश्विक महामारी घोषित किया था। ठीक है, कब किया था याद रखें, 11 मार्च 2020 को। और भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में आया था, तो आया था केरल में। ठीक है, केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन थे, या आपसे पूछ सकता है कि प्रथम सीईओ कौन थे रेलवे बोर्ड के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम सीईओ पूछे या अभी के सीईओ पूछे, वो हैं विनोद यादव। ठीक है, विनोद कुमार यादव कहें या फिर कहें विनोद यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के का 51वां पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृणाल सेन। ठीक है, मृणाल सेन को जो है 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है दिया गया था। पहला किसे दिया गया था आपको याद रखना है, प्रथम दिया गया था ये पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। और देविका रानी को ही कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, इंडियन सिनेमा।
ठीक है। और 2018 में जो है ये अवार्ड किसे दिया गया दादा साहब फाल्के, तो आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को। ठीक है। अब फिल्म जगत की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी याद रख लेने हैं, जैसे कि ऑस्कर, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब, और उसके बाद एक और है बाफ्टा। ठीक है ना, ये हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें ऑस्कर किस मूवी को मिला, तो आपका आंसर होगा पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मूवी को ऑस्कर दिया गया। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस मूवी को मिला, तो आपका आंसर होगा 1917। ठीक है, 1970। और बाफ्टा भी दिया गया 1917 मूवी को। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर किस अभिनेता को दिया गया, तो याद रखना ऑस्कर हो या गोल्डन ग्लोब हो या बाफ्टा हो, ये एक ही व्यक्ति को दिया गया है जिसका नाम है जोकिन फिनिक्स। जोकिन फिनिक्स कौन है ये हैं जोकर फिल्म के अभिनेता। अभी जो फिल्म आई थी जोकर हॉलीवुड की, उसके जो अभिनेता हैं जोकर फिनिक्स को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हालांकि काफ़ी सारे थे, लेकिन ऑप्शन में जो था वो था हरिशेन। हरिशेन, हरिशेन जो हैं वो इनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही जो है एक अभिलेख लिखा था जो काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख। समुद्रगुप्त के बारे में पॉइंट याद रखना है कि समुद्रगुप्त जो थे इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये किस वंश के थे, ये थे गुप्त वंश के। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना की गई थी। और समुद्रगुप्त को वीणा वादक भी कहा जाता है, वीणा वादक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 324 जो है वो संबंधित है निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो कई सारे अनुच्छेद जो हैं आपको याद रखने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 368 आपको याद रखना है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है ये अनुच्छेद। और आपको याद रखना है 61वां अनुच्छेद याद रखना है आपको, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, महाभियोग, ये उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 370 आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 17 आपको याद रखना है, छुआछूत का अंत, जिसे हम अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 21 आपको याद रखना है, ये जीवन जीने का अधिकार इसमें है, जीवन जीने का अधिकार। और सुपर इंपॉर्टेंट 51A अनुच्छेद याद रखना है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन इसी में है। ठीक है, और 300A भी याद रखना है आपको, 300A, जिसमें संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है जिसमें। ठीक है, और याद रखें ये संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया इसे। ठीक है, अब इसे 300A में रखा गया है क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और भी कई संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं, जैसे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये कब किया गया था संविधान में, तो 1992 में। 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फिर लघु संविधान भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को। 44वां संविधान संशोधन जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अच्छा, 42 में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि
हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ये संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ठोडा जनजाति। ठोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाई जाती है। सो ये तो था हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें और जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे के द्वारा वो आपको मिलते रहें, और इससे आपका जो है स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो सकता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।